हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सेशन को आगे बढ़ा देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, which philosophical framework underpins the holistic approach of nursing as a profession। मतलब नर्सिंग के समग्र दृष्टिकोण को कौन सा दार्शनिक ढांचा समर्थन देता है? बताइए, नर्सिंग के समग्र दृष्टिकोण को कौन सा दार्शनिक ढांचा समर्थन देता है? तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यूटिलाइटेरिज्म, प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट आउटकम्स ओवर इंडिविजुअल नीड्स। मतलब उपयोगितावाद, व्यक्तिगत जरूरतों पर रोगी परिणामों की प्राथमिकता देना। ऑप्शन बी है ह्यूमनिज्म, एम्फेसिजिंग द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ईच पेशेंट। मतलब मानवतावाद, प्रत्येक रोगी की गरिमा और मूल्य पर जोर देना। ऑप्शन नंबर सी है डेंटोलॉजी, फोकसिंग सोलेली ऑन रूल बेस्ड ड्यूटीज। मतलब कर्तव्य निष्ठा, केवल नियम आधारित कर्तव्यों पर ध्यान देना। ऑप्शन डी है रिलेटिविज्म, अडेप्टिंग केयर बेस्ड ऑन कल्चरल नॉर्म्स अलोन। मतलब सापेक्षतावाद केवल सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर देखभाल को अनुकूलित सापेक्षतावाद केवल सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर देखभाल को अनुकूलित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ह्यूमनिज्म एम्फसाइजिंग द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ईच पेशेंट। मतलब मानवतावाद, प्रत्येक रोगी की गरिमा और मूल्य पर जोर देना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मानवतावाद, प्रत्येक रोगी की गरिमा और मूल्य पर जोर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, हाउ डज द स्कोप ऑफ नर्सिंग एक्सटेंड टू ग्लोबल हेल्थ इंटीग्रेट्स। मतलब नर्सिंग का दायरा वैश्विक स्वास्थ्य पहलों तक कैसे विस्तारित होता है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? नर्सिंग का दायरा वैश्विक स्वास्थ्य पहलों तक कैसे विस्तारित होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा बाय लिमिटिंग प्रैक्टिस टू लोकल हॉस्पिटल्स। मतलब स्थानीय अस्पतालों तक अभ्यास को सीमित करके। ऑप्शन नंबर बी है थ्रो पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्पांस एंड पॉलिसी एडवोकेसी। मतलब अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया और नीति वकालत में भागीदारी के माध्यम से। ऑप्शन सी है बाय फोकसिंग सोलेली ऑन क्लिनिकल इंटरवेंशंस। मतलब केवल नैदानिक हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन नंबर डी है बाय एक्सक्लूडिंग कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ प्रोग्राम्स। मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को बाहर करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थ्रो पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्पांस एंड पॉलिसी एडवोकेसी। मतलब अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया और नीति वकालत में भागीदारी के माध्यम से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया और नीति वकालत में भागीदारी के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में पूछा है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस नर्सिंग एज अ प्रोफेशन फ्रॉम अदर हेल्थ केयर रूल्स। मतलब नर्सिंग को अन्य स्वास्थ्य देखभाल भूमिकाओं से एक पैसे के रूप में क्या अलग करता है? बताइए, नर्सिंग को अन्य स्वास्थ्य देखभाल भूमिकाओं से एक पैसे के रूप में क्या अलग करता है? बताइए क्या अलग करता है? पैसे मतलब हुआ प्रोफेशन। पैसे वो वाले पैसे मत समझ लेना आप, ये दूसरा प्रोफेशन वाला पैसे है। ठीक है, पैसे नहीं बोलते इसको, पैसे बोलते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा इट फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ओवर पेशेंट केयर। मतलब रोगी देखभाल पर प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान देना। ऑप्शन बी है इट्स इंटीग्रेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, कंपेरिजन एंड एडवोकेसी। मतलब वैज्ञानिक ज्ञान, करुणा और वकालत का एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी है
इट्स रिलायंस ऑन फिजिशियन डायरेक्टिव विदाउट ऑटोनॉमी, मतलब चिकित्सक के निर्देशों पर निर्भरता बिना स्वायत्तता के। ऑप्शन नंबर डी आता है इट्स एक्सक्लूजन ऑफ एथिकल कंसिडरेशन इन प्रैक्टिस, मतलब अभ्यास में नैतिक विचारों को बाहर करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा इसका बी, ऑप्शन नंबर बी। इट्स इंटीग्रेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, कंपैशन एंड एडवोकेसी, मतलब वैज्ञानिक ज्ञान, करुणा और वकालत का एकीकरण। क्या हो जाएगा राइट आंसर? वैज्ञानिक ज्ञान, करुणा और वकालत का एकीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है विच एथिकल प्रिंसिपल माइट कॉन्फ्लिक्ट विद पेशेंट ऑटोनॉमी इन अ कॉम्प्लेक्स केस, मतलब जटिल मामले में कौन सा नैतिक सिद्धांत रोगी की स्वायत्तता के साथ टकराव पैदा कर सकता है? बताइए, जटिलता मामले में कौन सा नैतिक सिद्धांत रोगी की स्वायत्तता के साथ टकराव पैदा कर सकता है? ऑप्शन ए है बेनिफिकेंस व्हेन प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट सेफ्टी ओवर देयर विशेष, मतलब लाभकारी सिद्धांत जब रोगी की इच्छाओं पर उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन बी है वेरासिटी व्हेन ट्रूथ टेलिंग अंडरमाइंस ट्रस्ट, मतलब सत्यता जब सत्य बोलना विश्वास को कमजोर करता है। ऑप्शन सी है फिडिलिटी व्हेन कीपिंग प्रोमिसेस कंप्रोमाइजेस केयर, मतलब निष्ठा जब वादे निभाना देखभाल से समझौता करता है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा जस्टिस व्हेन इक्वल ट्रीटमेंट डिसगार्ड्स इंडिविजुअल नीड्स, मतलब न्याय जब समान व्यवहार व्यक्तिगत जरूरतों को नजरअंदाज करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर लीजिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है हाउ शुड अ नर्स नेविगेट अ ब्रीच ऑफ पेशेंट कॉन्फिडेंटियलिटी ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल प्रेशर्स, मतलब संस्थागत दबावों के कारण रोगी की गोपनीयता के उल्लंघन को नर्स को कैसे संभालना चाहिए? बताइए, संस्थागत दबावों के कारण रोगी की गोपनीयता के उल्लंघन को नर्स को कैसे संभालना चाहिए? बताइए कैसे संभालना चाहिए नर्स को? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है कंप्ली विद इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स टू मेंटेन एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार बनाए रखने के लिए संस्थागत मांगों का पालन करना। ऑप्शन बी है रिपोर्ट द ब्रीच टू द एथिक्स कमिटी एंड एडवोकेट फॉर पॉलिसी चेंज, मतलब नैतिकता समिति को उल्लंघन की रिपोर्ट करना और नीति परिवर्तन की वकालत करना। ऑप्शन सी है इग्नोर द ब्रीच टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब संघर्ष से बचने के लिए उल्लंघन को नजरअंदाज करना। ऑप्शन नंबर डी है डिस्कस द इश्यू पॉलिसी टू रेज अवेयरनेस, मतलब जागरूकता बढ़ाने के लिए मुद्दे को सार्वजनिक रूप से चर्चा करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। रिपोर्ट द ब्रीच टू द एथिक्स कमिटी एंड एडवोकेट फॉर पॉलिसी चेंज, मतलब नैतिकता समिति को उल्लंघन की रिपोर्ट करना और नीति परिवर्तन की वकालत करना। क्या पूछा था क्वेश्चन में? संस्थागत दबावों के कारण रोगी की गोपनीयता के उल्लंघन को नर्स को कैसे संभालना चाहिए? कैसे संभालना चाहिए? रोगी की जो गोपनीयता होती है, रोगी के जो बारे में हम किसी को नहीं बताते हैं कि इस रोगी को क्या हुआ है, कैसा हुआ है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बताते हैं, तो उसके उल्लंघन के लिए नर्स को कैसे संभालना चाहिए? अगर किसी को कुछ पता चल जाता है तो नर्स को उस चीज को कैसे संभालना चाहिए? तो उसको नैतिकता समिति को उल्लंघन की रिपोर्ट करना और नीति की परिवर्तन की वकालत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है इन व्हाट वे डज द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिकेंस चैलेंज नर्सेस इन एंड टू लाइफ केयर, मतलब अंतिम देखभाल में लाभकारी सिद्धांत नर्सों को किस तरह चुनौती देता है? बताइए, मतलब अंतिम देखभाल में लाभकारी सिद्धांत
नर्सों को किस तरह चुनौती देता है? तो ऑप्शन ए है हमारा by requiring them to prioritize family preferences over patient wishes। मतलब परिवार की प्राथमिकताओं को रोगी की इच्छाओं पर प्राथमिकता देने की आवश्यकता। ऑप्शन बी है by balancing aggressive treatment with patient comfort and dignity। मतलब आक्रामक उपचार और रोगी की सुविधा व गरिमा के बीच संतुलन बनाना। ऑप्शन सी है by mediating full disclosure of prognosis regardless of patient readiness। मतलब रोगी की तत्परता की परवाह किए बिना पूर्ण निदान का खुलासा करना। ऑप्शन डी है by enforcing uniform care protocols across all cases। मतलब सभी मामलों में एक समान देखभाल प्रोटोकॉल लागू करना। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आक्रामक उपचार और रोगी की सुविधा व गरिमा के बीच संतुलन बनाना। बाय बैलेंसिंग अग्रेसिव ट्रीटमेंट विद पेशेंट कंफर्ट एंड डिग्निटी। मतलब आक्रामक उपचार और रोगी की सुविधा व गरिमा के बीच संतुलन बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है Which ethical dilemma arises when a nurse encounters a culturally sensitive treatment refusal? Question number 7 है Which ethical dilemma arises when a nurse encounters a culturally sensitive treatment refusal? मतलब जब नर्स को सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील उपचार अस्वीकृत का सामना करना पड़ता है तो कौन सी नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है? बताइए। जब नर्स को सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील उपचार अस्वीकृत का सामना करना पड़ता है तो कौन सी नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? जब नर्स को सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील उपचार अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। मतलब उपचार अस्वीकृति मतलब जो उपचार करना है अगर कोई उसे मना कर दे कि ये उपचार नहीं करना है तो नर्स को नैतिक दुविधा कौन सी नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है? बताइए। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है बैलेंसिंग रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल बेनिफिट्स विद एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। मतलब सांस्कृतिक मान्यताओं के सम्मान और साक्ष्य आधारित अभ्यास के संतुलन। ऑप्शन बी आता है प्रायोरिटाइजिंग हॉस्पिटल पॉलिसी ओवर पेशेंट ऑटोनॉमी। मतलब रोगी की स्वायत्तता पर अस्पताल की नीति को प्राथमिकता देना। ऑप्शन सी है इग्नोरिंग द रिफ्यूजल टू मेंटेन ट्रीटमेंट स्केड्यूल्स। मतलब उपचार अनुसूचियों को बनाए रखने के लिए अस्वीकृति को नजरअंदाज करना। ऑप्शन नंबर डी है इन्फोर्सिंग ट्रीटमेंट टू कंप्ली विथ लीगल स्टैंडर्ड्स। मतलब कानूनी मानकों का पालन करने के लिए उपचार लागू करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए। जब नर्स के सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील जो उपचार होता है उससे अगर उसे अस्वीकृति का सामना करना पड़े, मतलब अस्वीकृति मिल जाए, कोई मना कर दे, तो नर्स को कौन सी नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बैलेंसिंग रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल बिलीव्स विद एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। मतलब सांस्कृतिक मान्यताओं के सम्मान और साक्ष्य आधारित अभ्यास के बीच संतुलन। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बैलेंसिंग रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल बिलीव्स विद एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है हाउ डज द स्कोप ऑफ नर्सिंग इन पब्लिक हेल्थ डिफर फ्रॉम क्लिनिकल नर्सिंग। मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य में नर्सिंग का दायरा नैदानिक नर्सिंग को कैसे भिन्न है? मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य में नर्सिंग का दायरा नैदानिक नर्सिंग से कैसे भिन्न है? बताइए कैसे भिन्न है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल पेशेंट केयर रेदर देन पॉपुलेशन हेल्थ। मतलब यह जनसंख्या स्वास्थ्य के बजाय व्यक्तिगत रोगी देखभाल पर केंद्रित है। ऑप्शन बी है इट एम्फेसाइजेस पॉलिसी डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी
इंटरवेंशंस मतलब यह नीति विकास और सामुदायिक हस्तक्षेपों पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर सी है इट एक्सक्लूड्स प्रिवेंटिव केयर एंड हेल्थ एजुकेशन मतलब यह निवारक देखभाल और स्वास्थ्य शिक्षा को बाहर करता है। ऑप्शन डी है इट इज लिमिटेड टू हॉस्पिटल बेस्ड इंटरवेंशंस मतलब यह अस्पताल आधारित हस्तक्षेपों तक सीमित है। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इट एम्फेसाइजेस पॉलिसी डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी इंटरवेंशंस मतलब यह नीति विकास और सामुदायिक हस्तक्षेपों पर जोर देता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इट एम्फेसाइजेस पॉलिसी डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी इंटरवेंशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है व्हाट रोल डज प्रोफेशनल अपीयरेंस प्ले इन एस्टैब्लिशिंग पेशेंट ट्रस्ट मतलब रोगी के विश्वास को स्थापित करने में पेशेवर उपस्थिति की क्या भूमिका है? बताइए, रोगी के विश्वास को स्थापित करने में पेशेवर उपस्थिति की क्या भूमिका है? तो ऑप्शन ए है हमारा इट इज irrelevant as long as clinical skills are competent मतलब यह अप्रासंगिक है बशर्ते नैदानिक कौशल सक्षम हो। ऑप्शन नंबर बी है इट कन्वेज प्रोफेशनलिज्म कॉम्पिटेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट्स मतलब यह पेशेवरता सक्षमता और रोगियों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी है इट प्रायोरिटाइजेस एस्थेटिक्स ओवर एथिकल प्रैक्टिस मतलब यह नैतिक अभ्यास पर सौंदर्य शास्त्र को प्राथमिकता देता है। ऑप्शन नंबर डी है इट डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम पेशेंट सेंटर्ड केयर मतलब यह रोगी केंद्रित देखभाल से ध्यान भटकाता है। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इट कन्वेज प्रोफेशनलिज्म कॉम्पिटेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट्स मतलब यह पेशेवरता सक्षमता और रोगियों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। क्या आ जाएगा राइट आंसर? यह पेशेवरता सक्षमता और रोगियों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है हाउ डज द नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स हितों के टकराव को कैसे संबोधित करता है? बताइए, नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स हितों के टकराव को कैसे संबोधित करता है? तो ऑप्शन ए है हमारा बाय अलाउइंग नर्सेस टू प्रायोरिटाइज पर्सनल गेन मतलब नर्सों को व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देने की अनुमति देकर। ऑप्शन बी है बाय मैंडेटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट वेलफेयर मतलब पारदर्शिता को अनिवार्य करके और रोगी कल्याण को प्राथमिकता देकर। ऑप्शन सी है बाय इग्नोरिंग पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स टू मेंटेन वर्कफ्लो मतलब संभावित टकरावों को नजरअंदाज करके कार्य प्रवाह बनाए रखने के लिए। ऑप्शन डी है बाय डिलीगेटिंग रिजोल्यूशन टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब समाधान को अस्पताल प्रशासन को सौंपकर। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर मतलब बाय मैंडेटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट वेलफेयर मतलब पारदर्शिता को अनिवार्य करके और रोगी कल्याण को प्राथमिकता देकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है दिस बिहेवियर अंडरमाइंस नर्सिंग एटिक्यूट इन हाई प्रेशर एनवायरनमेंट्स मतलब उच्च दबाव वाले वातावरण में कौन सा व्यवहार नर्सिंग शिष्टाचार को कमजोर करता है? बताइए, उच्च दबाव वाले वातावरण में कौन सा व्यवहार नर्सिंग शिष्टाचार को कमजोर करता है? तो ऑप्शन ए है मेंटेनिंग कंपोजर एंड क्लियर कम्युनिकेशन मतलब शांति और स्पष्ट संचार बनाए रखना। ऑप्शन बी है डिस्प्लेइंग फ्रस्ट्रेशन और इम्पेशेंस विद कॉलेजेस
मतलब सहकर्मियों के प्रति निराशा और अधीरता प्रदर्शित करना। ऑप्शन सी है कोलैबोरेटिंग इफेक्टिवली विद द हेल्थ केयर टीम, मतलब स्वास्थ्य देखभाल की टीम, मतलब स्वास्थ्य देखभाल टीम के साथ सभी प्रभावी ढंग से सहयोग करना। ऑप्शन नंबर डी है अधेरिंग टू एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल्स, मतलब साक्ष्य आधारित प्रोटोकॉल का पालन करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्प्लेइंग फ्रस्ट्रेशन और इम्पेशेंस विद कॉलेजेस, मतलब सहकर्मियों के प्रति निराशा या अधीरता प्रदर्शित करना। क्या हो जाएगा? सहकर्मियों के प्रति निराशा और अधीरता प्रदर्शित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है हाउ डज नॉन मेलिफिकेंस अप्लाई टू मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स, मतलब दवा प्रशासन त्रुटियों में गैर हानिकारक सिद्धांत कैसे लागू होता है? बताइए, गैर हानिकारक सिद्धांत कैसे लागू होता है दवा प्रशासन पर? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है बाय जस्टिफाइंग एरर्स एज अनअवॉइडेबल इन बिजी सेटिंग्स, मतलब त्रुटियों को व्यस्त सेटिंग में अपरिहार्य के रूप में उचित ठहराकर। ऑप्शन बी है बाय रिक्वायरिंग नर्सेस टू रिपोर्ट एंड मिटिगेट हार्म इमीडिएटली, मतलब नर्सों को तुरंत नुकसान की रिपोर्ट करने और उसे कम करने की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी है बाय अलाउइंग नर्सेस टू कंसील एरर्स टू प्रोटेक्ट रिप्यूटेशन, मतलब नर्सों को प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए त्रुटियों को छुपाने की अनुमति देकर। ऑप्शन नंबर डी है बाय प्रायोरिटाइजिंग स्पीड ओवर एक्यूरेसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन में सटीकता पर गति को प्राथमिकता देकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बाय रिक्वायरिंग नर्सेस टू रिपोर्ट एंड मिटिगेट हार्म इमीडिएटली, मतलब नर्सों को तुरंत नुकसान की रिपोर्ट करने और उसे कम करने की आवश्यकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है व्हाट इज द नर्सेस रोल इन द एडवोकेटिंग फॉर अंडरसर्व्ड पॉपुलेशंस, मतलब वंचित आबादी के लिए वकालत में नर्स भूमिका क्या है? बताइए, वंचित आबादी के लिए वकालत में नर्स की भूमिका क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है लिमिटिंग केयर टू दोज विद एडिक्वेट रिसोर्सेस, मतलब देखभाल को पर्याप्त संसाधनों वाले लोगों तक सीमित करना। ऑप्शन बी है एड्रेसिंग सिस्टमिक बैरियर्स एंड प्रोमोटिंग इक्विटेबल एक्सेस, मतलब प्रणालीगत बाधाओं को संबोधित करना और समान पहुंच को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है फोकसिंग सोलेली ऑन क्लिनिकल ट्रीटमेंट, मतलब केवल नैदानिक उपचार पर ध्यान देना। ऑप्शन डी है अवॉइडिंग इन्वॉल्वमेंट इन सोशल इश्यूज, मतलब सामाजिक मुद्दों में शामिल होने से बचना। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लीजिए। एड्रेसिंग सिस्टमिक बैरियर्स एंड प्रमोटिंग इक्विटेबल एक्सेस, मतलब प्रणालीगत बाधाओं को संबोधित करना और समान पहुंच को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है हाउ डज एम्पैथी इन नर्सिंग डिफर फ्रॉम सिंपैथी इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस, मतलब पेशेवर अभ्यास में नर्सिंग में सहानुभूति कैसे भिन्न है? बताइए। तो ऑप्शन ए है एम्पैथी इन्वॉल्व्स इमोशनल अटैचमेंट व्हाइल सिंपैथी इन्वॉल्व्स शेयरिंग इमोशंस, मतलब सहानुभूति में भावनात्मक अलगाव शामिल है जबकि सहानुभूति में भावनाओं का साझा करना शामिल है। ऑप्शन नंबर बी है एम्पैथी प्रायोरिटाइजेस पेशेंट इमोशंस ओवर क्लिनिकल जजमेंट, मतलब सहानुभूति नैदानिक निर्णय पर रोगियों की भावनाओं की प्राथमिकता देती, मतलब सहानुभूति नैदानिक
निर्णय पर रोगी की भावनाओं को प्राथमिकता देती है। ऑप्शन सी है सिंपैथी फोस्टर्स डीपर पेशेंट कनेक्शंस देन एम्पैथी। मतलब सहानुभूति की तुलना में रोगी के साथ गहरे संबंध बनाती है। ऑप्शन डी है एम्पैथी एंड सिंपैथी आर इंटरचेंजेबल इन नर्सिंग। मतलब सहानुभूति और सहानुभूति नर्सिंग में परस्पर विनिमय नर्सिंग में परस्पर विनिमय है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। एम्पैथी इन्वॉल्व्स इमोशनल डिअटैचमेंट व्हाइल सिंपैथी इन्वॉल्व्स शेयरिंग इमोशंस। मतलब सहानुभूति में भावनात्मक अलगाव शामिल है, जबकि सहानुभूति में भावनाओं को साझा करना शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है हाउ आर नर्सिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड एनफोर्स्ड अक्रॉस डिवाइस हेल्थ केयर सेटिंग्स। मतलब विविध स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में नर्सिंग अभ्यास मानकों को कैसे लागू किया जाता है? बताइए कैसे लागू किया जाता है। ऑप्शन ए है थ्रू यूनिफॉर्म हॉस्पिटल पॉलिसीज रिगार्डलेस ऑफ कंटेक्स्ट। मतलब संदर्भ की परवाह किए बिना एक समान अस्पताल नीतियों के माध्यम से। ऑप्शन बी है बाय रेगुलेटरी बॉडीज एंड लाइसेंसियर रिक्वायरमेंट्स। मतलब नियामक निकायों और लाइसेंस आवश्यकताओं के माध्यम से। ऑप्शन सी है बाय रिलेइंग सोलेली ऑन इंडिविजुअल नर्स डायरेक्शंस। मतलब केवल व्यक्तिगत नर्स के विवेक पर निर्भर करके। ऑप्शन डी है थ्रू पेशेंट फीडबैक मैकेनिज्म ओनली। मतलब केवल रोगी प्रतिक्रिया तंत्र के माध्यम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाय रेगुलेटरी बॉडीज एंड लाइसेंसियर रिक्वायरमेंट्स। मतलब नियामक निकायों और लाइसेंस आवश्यकताओं के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है व्हाट एथिकल चैलेंज अराइज व्हेन अ पेशेंट रिफ्यूजेस लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट। मतलब जब रोगी जीवन रक्षक उपचार से इनकार करता है तो कौन सी नैतिक चुनौती उत्पन्न होती है? बताइए, जब रोगी जीवन रक्षक उपचार से इनकार करता है तो कौन सी नैतिक चुनौती उत्पन्न होती है? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा रिस्पेक्टिंग ऑटोनॉमी वर्सेस इंजरिंग बेनिफिकेंस। मतलब स्व आयत्तता का सम्मान बनाम लाभकारी सिद्धांत सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी है प्रायोरिटाइजिंग हॉस्पिटल पॉलिसी ओवर पेशेंट राइट्स। मतलब रोगी के अधिकारों पर अस्पताल की नीति को प्राथमिकता देना। ऑप्शन सी है इग्नोरिंग द रिफ्यूजल टू मेंटेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। मतलब उपचार प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए इनकार को नजरअंदाज करना। ऑप्शन डी है इनफोर्सिंग ट्रीटमेंट टू अवॉइड लीगल लिएबिलिटी। मतलब कानूनी दायित्व से बचने के लिए उपचार लागू करना। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। रिस्पेक्टिंग ऑटोनॉमी वर्सेस इंजरिंग बेनिफिकेंस। मतलब स्व आयत्तता का सम्मान बनाम लाभकारी सिद्धांत सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है हाउ डज अ नर्स कंट्रीब्यूट टू हेल्थ पॉलिसी डेवलपमेंट। मतलब नर्स स्वास्थ्य नीति विकास में कैसे योगदान देता है? बताइए, नर्स स्वास्थ्य नीति विकास में कैसे योगदान देती है? तो ऑप्शन ए है हमारा बाय फोकसिंग सोलेली ऑन बेडसाइड केयर। मतलब केवल बेडसाइड देखभाल पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन बी है थ्रू एडवोकेसी रिसर्च एंड कोलैबोरेशन विद पॉलिसी मार्क्स। मतलब वकालत अनुसंधान और नीति निर्माताओं के साथ सहयोग। मतलब वकालत अनुसंधान और नीति निर्माताओं के साथ सहयोग के माध्यम से। ऑप्शन सी है बाय अवॉइडिंग इन्वॉल्वमेंट इन सिस्टेमिक इश्यूज। मतलब प्रणालीगत मुद्दों में शामिल होने से बचकर। ऑप्शन डी है बाय
प्रायोरिटाइजिंग क्लिनिकल टास्क ओवर पॉलिसी इंगेजमेंट, मतलब नीति संलग्नता पर नैदानिक कार्यों को प्राथमिकता देकर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। थ्रू एडवोकेसी रिसर्च एंड कोलाब्रेशन विद पॉलिसी मार्क्स, मतलब वकालत, अनुसंधान और नीति निर्माताओं के साथ सहयोग के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। तो फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।